क्लास 9th का हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ रहे थे साइंस में। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या अंतर है। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने स्मॉल जी कैपिटल जी की वैल्यू बताई थी, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध बताया था तथा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में भी बताया था। तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वाले वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा इसे शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर है। तो देखिए, जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है, ठीक है, यानी जी का मान जो होता है वो विभिन्न स्थानों पर, जी का मान विभिन्न स्थानों पर जो है अलग अलग होता है, ठीक है। यानी स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है हर जगह एक जैसी नहीं होती है, यानी पृथ्वी पे हर जगह स्मॉल जी का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। और अगर हम आते हैं कि कैपिटल जी के बारे में, ठीक है, तो जो कैपिटल जी का मान होता है, कैपिटल जी का मान ब्रह्मांड में, ठीक है, यानी पूरे ब्रह्मांड में जो है कैपिटल जी का मान जो होता है वो क्या होता है, जी का मान ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। यानी सभी स्थानों पर समान बोल सकते हो या नियत होता है, ठीक है। अब देखते हैं, हमने जी की वैल्यू बताई थी कितनी होती है, ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और हमारी कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होती है, ठीक है। जी हमारी जो होती है, जी क्या होती है, जी एक सदिश राशि होती है। जी हमारी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। और जो कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी क्या होती है, वो अदिश राशि होती है। कैपिटल जी अदिश राशि होती है, ठीक है। और देखिए, जी का जो स्मॉल जी होता है, ठीक है, जो स्मॉल जी होता है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में डिफरेंस। यानी जो स्मॉल जी होता है इसका मान जो होता है विभिन्न स्थानों पे क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी का मान क्या होता है, सभी स्थानों पे एक जैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण देखिए क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से, ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर, ठीक है, यानी हम अगर पृथ्वी पे रहते हैं इसकी सतह से ऊपर h ऊंचाई पे, ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर h ऊंचाई से, अगर h ऊंचाई से, ठीक है, h ऊंचाई से अगर कोई वस्तु गिर रही है, यानी कि गिरती कोई भी वस्तु या सभी वस्तुएं पृथ्वी की सतह से ऊपर, सतह से या सतह हो गया, इसके ऊपर अगर कोई दूरी हमने लिया h, ठीक है, तो h ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई छूट गया है, h ऊंचाई से गिरती सभी वस्तुओं की गति, ठीक है, सभी वस्तुओं की गति में जो है एक नियत त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। सभी वस्तुओं की गति में एक नियत त्वरण क्या होता है, वो उत्पन्न होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने न्यूटन की गति के 3 नियम निकाले थे। पता होगा कि न्यूटन की गति के 3 नियम क्या है, v बराबर है u प्लस ए टी, दूसरा है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा हमारा इक्वेशन है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, ठीक है। अब देखते हैं, चूँकि हम यहाँ पृथ्वी के अंतर्गत गुरुत्व निकालेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें डिफरेंस होंगी कि जहाँ जहाँ पे s है वहाँ पे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। यस वहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ h हमारी क्या है, वो हाइट हो गई, ठीक है। और a हमारा क्या हो गया, a यहाँ एक्सेलरेशन है, त्वरण है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम a की जगह पे क्या लिख लेंगे, g लिख लेंगे। तो जो हमारा इससे नया इक्वेशन आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा, s की जगह पे क्या लिखेंगे, h लिखेंगे, h इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। थर्ड इक्वेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर टू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ये हमारा हो गया तीसरा इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर कोई वस्तु, ठीक है, अगर कोई वस्तु जो है मुक्त रूप से छोड़ी जाती है, यानी कि मुक्त रूप से छोड़ने का मतलब होता है कि अगर u बराबर 0 हो जाए, ठीक है। तो अगर u बराबर 0 हो जाए तो इन तीनों समीकरण में हम u की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो जो हमारा नया इक्वेशन आएगा वो आएगा v बराबर, देखिए यहाँ पे ये इज इक्वल टू है, v इज इक्वल टू, ठीक है। तो नया इक्वेशन आ जाएगा v बराबर u की जगह पे क्या हो गया 0, तो हमारा 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये a मान लिया। उसके बाद से h बराबर क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया b, ठीक है। यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, तो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 2gh, ये हमारा c। ये कब होगा, ये तीनों इक्वेशन कब यूज़ होंगे, जब हमारा प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखिए अगर वस्तु को जो है, ठीक है, अगर कोई वस्तु उसको नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके जो है विपरीत भेजा जा रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या होता है, वस्तु नीचे आती है, लेकिन अगर उसके विपरीत भेजा जाता है, यानी कि हम लिख दें यहाँ पे g इज इक्वल टू, तब वहाँ पे क्या होगा, g इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन जो फर्स्ट सेकंड था उसमें जब वैल्यू रखेंगे तो आएगा v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है। हम यहाँ ये पहला लिख ले रहे हैं। सेकंड आएगा h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। और थर्ड आएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, ये कब यूज़ होगा, जब कोई वस्तु को जो है नीचे से ऊपर फेंका जाएगा, यानी g बराबर कितना हो जाएगा, माइनस जी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि केपलर के ग्रही गति संबंधित नियम क्या होता है, ठीक है। जैसे कि जोहान्स केपलर ने जो है ग्रहों के लिए गति के अपने नियम बताए थे, 3 नियम बताए थे। फर्स्ट देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट उन्होंने ये बताया कि जैसे मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट नियम ये बताया कि प्रत्येक ग्रह, यानी जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, दीर्घवृत्ताकार मार्ग में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और सूर्य जो होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, एक फोकस पे स्थित होता है, यानी ये हमारा सूरज हो गया और इसके चारों ओर सारे ग्रह क्या करते हैं, दीर्घवृत्ता मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड उन्होंने ये बताया कि जो सूरज है, ठीक है, ये हमारा सन हो गया, ठीक है, और ये इसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ, मान लीजिए यहाँ कोई ग्रह है, तो सूर्य और ग्रहों को जो मिलाने वाली रेखा जो होती है वो समान समय में क्या करती है, समान क्षेत्रफल तय करती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये हमारा सूरज हो गया, ठीक है, और यहाँ हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ये हमने ले लिया ए बी, नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे कहीं सी और डी, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि यदि ए से बी, ठीक है, ए से बी तक गति करने में जो लगा समय होता है वो जो है सी से डी गति करने में लगे समय के बराबर होता है, यानी कि वो समान समय में क्या करती है, समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है। अब देखते हैं कि तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम उन्होंने ये बताया कि सूर्य से किसी ग्रह की जो औसत दूरी होती है, यानी यहाँ से यहाँ, इसको आर से डिनोट किया गया, ठीक है, इसका जो परिक्रमण काल होता है, जो परिक्रमण काल होता है वो सूर्य का जो है पूरा एक चक्कर लगाने का टाइम होता है, उसको जो है टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि सूर्य से जो है किसी ग्रह को जो औसत दूरी होती है, ठीक है, यानी कि जो आर होता है, ठीक है, तो जो औसत दूरी का घन, ठीक है, औसत दूरी का जो घन होता है वो उस ग्रह के जो चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी जो परिक्रमण काल होता है, ठीक है, यानी परिक्रमण काल के स्क्वायर के क्या होता है, ये समानुपाती होता है, यानी टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। टी हमारा यहाँ पे क्या है, परिक्रमण काल है, और आर क्यू यानी कि आर यहाँ पे हमारा क्या है, आर जो है किसी ग्रह से सूर्य की औसत दूरी है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान, इसको जो हम स्मॉल यम लिख रहे हैं, ठीक है, तथा चंद्रमा पर इस वस्तु का भार, चंद्रमा पर वस्तु का भार, ठीक है, यानी कि इसको हम लिख रहे हैं WM। ठीक है, अब देखिए, अब मानते हैं कि चंद्रमा का द्रव्यमान जो है, चंद्रमा का द्रव्यमान जो है अगर कैपिटल यम है तथा इसकी त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या R हो गई। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से जो है, जो चंद्रमा पे भार होगा, गुरुत्वाकर्षण से नियम से चंद्रमा पर भार क्या होगा, WM, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से WM इज इक्वल टू G कैपिटल यम। ठीक है, यानी चंद्रमा का द्रव्यमान और वस्तु का द्रव्यमान बटे R², ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, इसी तरह हम अर्थ के लिए भी ले लेंगे। ठीक है, कि अर्थ के लिए क्या लेंगे, सेम वही चीज़ है, यहाँ वेट ऑफ मून है, वहाँ पे वेट ऑफ अर्थ हो जाएगा, यानी WE इज इक्वल टू GMM/R², ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है चंद्रमा के मान से कितना होता है, चंद्रमा के मान का 100 गुना होता है। ठीक है, जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना होता है, 100 गुना होता है, तथा जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या कितनी होती है, त्रिज्या जो होती है वो चंद्रमा के 4 गुनी होती है। ठीक है, चंद्रमा त्रिज्या जो होती है चंद्रमा की क्या होती है, 4 गुनी होती है। तो क्या करेंगे, जब ये पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना होगा तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और त्रिज्या में क्या 4 गुनी होती है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी W इज इक्वल टू G100 कैपिटल यम स्मॉल यम अपान 4 R का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वैल्यू आएगी हमारी W इज इक्वल टू G100 mm/16R², ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण। ठीक है, अब देखिए, अब करना क्या है कि समीकरण 1 से जो है समीकरण 3 में क्या कर दें, भाग दे दें। ठीक है, 1 को समीकरण 3 से भाग देने पे, ठीक है, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी WM/WE इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिखेंगे GMM/R²। ये तो WM की वैल्यू हो गई। ठीक है, WM इज इक्वल टू GMM/R²। अब WE की वैल्यू, यानी ये पूरे के बट्टे हमारा हो जाएगा G100 mm/16R²। ये डिवाइड है तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू हमारी आएगी वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, ठीक है, GMM इंटू 16R² अपॉन G100 कैपिटल M स्मॉल m इंटू R²। ठीक है, अब देखिए यहाँ से G और G क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और
आर स्क्वायर भी कट जाएगा, स्मॉल एम कैपिटल एम भी कट जाएंगे, बचेगा हमारा 16/100। तो हमारी वैल्यू आई WM/WE इज इक्वल टू 16/100। ठीक है, ये लगभग आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारी वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं WM/WE इज इक्वल टू ये 1.16 96। तो WM/W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब ये यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी WM इज इक्वल टू 1/6 WE। यानी कि जो वस्तु का चंद्रमा पर भार होगा, ठीक है, जो वस्तु का चंद्रमा पर भार होगा वो पृथ्वी के वस्तु के भार के क्या होगा, 1/6 गुना होगा। ठीक है, पॉइंट देखते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, यानी कि मास क्या होता है। तो देखिए, किसी वस्तु में पदार्थ का जो टोटल परिमाण होता है, किसी वस्तु में पदार्थ का परिमाण ही उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, और जो द्रव्यमान होती है, द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि होती है। द्रव्यमान कौन सी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भार क्या होता है, यानी कि वेट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, भार जो होता है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। ठीक है, यानी कि वस्तु पर जो है क्या होता है, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल ही क्या कहलाता है, वस्तु का भार कहलाता है। यानी हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M/G। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। इसको कैपिटल N भी लिख सकते हैं। ठीक है,